हेलो दोस्तों। आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आने वाले समय में रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मेरे लिए हुए जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर मैंने इस प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत और किसके पास निहित होती है। ये जो सारे प्रश्न है वो राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो अनुच्छेद 53 में इसकी बात की गई है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विषय में आर्टिकल 53 में कहा गया है। और हम सभी जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसके पास निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास निहित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसे पूरा डिटेल में हम लोग समझते भी जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हैं उसे हम लोग कर लेंगे। हम लोग जानते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसके जो अनुच्छेद दिए गए हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो 52 से लेकर के 73 तक है। कितना तक है? 52 से 73। 52 से 62 जो है, याद रखना है आपको कि 52 से 52 से लेकर के 62 तक ये है राष्ट्रपति से संबंधित। और बीच में अनुच्छेद 72 जिसमें उसे क्षमादान की शक्ति दी गई है, और 73 जिसमें कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में कहा गया है। तो 52 से 62 और 72 और 73 ये आर्टिकल जो है वो सभी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। एक एक करके हम लोग सभी आर्टिकल को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं। अहर्ताएं कहने का मतलब है क्वालिफिकेशन। इसके बारे में किस अनुच्छेद में निहित है? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल तीनों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ का पद कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मंत्रिमंडल का सदस्य ना हो, या फिर राज्यपाल या कोई ऐसा पोस्ट पे ना हो, इसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। लाभ का पद कहने का मतलब है कि किसी सरकारी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह अहर्ताएं जो है अनुच्छेद 58 में कहा गया है। अगर 58 में राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है तो एक बार हम लोग 58 तक के सारे आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहला है 52, अनुच्छेद कौन है? 52, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में कहा गया है। अगला बात 53 जो है उसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होगी। ठीक है, जो पहला प्रश्न है हमारा। फिर है 54। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे, ये 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो होते हैं। याद रखना है कौन कौन होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकते हैं? हम और आप तो राष्ट्रपति चुनते नहीं हैं, तो कौन चुनते हैं? वो चुनते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, यानी हमारे द्वारा जो चुने, लोकसभा के सदस्य जो चुन के भेजे सो, हमारे द्वारा विधानसभा में जो चुन के भेजे सो, मतलब हमारा ही प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो ये है निर्वाचक मंडल में, जो कि अनुच्छेद 55 में कहा गया है। किसमें है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद आर्टिकल 55 की बात करें हम लोग तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, ये कहा गया है। किसमें?
तो आर्टिकल 55 में 55 में कहा गया है। और किस प्रकार होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 55। फिर है 56। अब राष्ट्रपति का अगर चुनाव कर लिए हैं तो चुनाव करने के बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति कितने साल तक रह सकते हैं। तो पदावधि के बारे में रहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक हो सकते हैं। तो यह 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो इनकी पदावधि आर्टिकल 56 में कहा गया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति है वो चाहे तो अगले बार 5 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। ठीक है, 57 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति अगले बार फिर से चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये है 57 में। और 58 तो जान ही गए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हताएँ क्या होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो अभी हम लोग पढ़े ही थे, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। किसमें? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आप लोग देखे होंगे राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में जो है वर्तमान सरकार के बारे में ही सारी बातें की होती हैं, है कि नहीं? क्या किया गया है सरकार के द्वारा और आगे क्या किया जाएगा, क्या करना चाहिए, ये सभी बातें, मतलब सरकार के बारे में ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, मतलब जो सरकार है उसी के मंत्रिमंडल के द्वारा इनका अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलने से पहले हम लोग आगे देख लेते हैं कि 58 तक आर्टिकल देखे थे, तो 59 आर्टिकल जो है उसमें क्या है? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से शर्त होने चाहिए वो सभी इसमें 59 में है। अगर बात करें 60 में, तो 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पद, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके बाद उनके पद पर बैठने से पहले शपथ दिलाया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट करके चीफ जस्टिस जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, शपथ दिलाया जाता है। तो यह आर्टिकल 60 में कहा गया है। आर्टिकल 61 का बात करें, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर हटाना है तो ऐसा ही हम लोग नहीं हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। तो 61 में महाभियोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, 61 में किसके बारे में है? महाभियोग। यह राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को लिखित सूचना इसमें दी जाएगी। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। ठीक है, और इसमें जो है जिस सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में यह पास किया जा सकता है, मतलब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग का, लोकसभा या राज्यसभा में। और जैसे लोकसभा में अगर लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है तो इस कंडीशन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए। और फिर अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसकी जांच की जाएगी कि यह महाभियोग का जो बात है वो सही है कि नहीं। और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा के द्वारा, और लोकसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार से होता है। अगर 2/3 बहुमत, कितने बहुमत से? तो 2/3, 2/3 बहुमत से यह पारित हो जाता है कि हाँ, आरोप जो लगाया गया है वो सिद्ध है, सही है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरा समझा जाएगा और उसी तिथि से राष्ट्रपति को त्यागपत्र करना होगा। तो यह है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो यह आर्टिकल 61 में कहा गया है। आगे बात करते हैं 62, आर्टिकल 62 यानी 62 जो है उसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने के समय में है। मतलब राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो इसके भरने का, दोबारा उसको कैसे भरा जाएगा, तो इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 62 में।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर पद की रिक्ति को कितने माह की सीमा में भीतर भरना होगा? तो यह सब अभी हम लोग देखें कि यह आर्टिकल 62 में है और कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को किसी भी विषय पुनर्विचार के लिए परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो राष्ट्रपति अगर कोई चाहे तो कोई बिल अगर उनके पास आया तो उसको फिर पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। तो यह कहा गया है आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसे हम लोग जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जेबी वीटो। इसका प्रयोग एक बार किया गया था किनके द्वारा? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। उन्होंने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हुए और डाक संशोधन अधिनियम जो था, भारत डाक संशोधन विधेयक, यह 1986 में, कब? तो 1986 में उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए और इस पर रोक लगाई थी। ठीक है। और यह किस आर्टिकल के तहत? तो यह आर्टिकल 111। ठीक है। इसके तहत जेबी वीटो का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसका प्रयोग एक बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और किस लिए किया था? तो भारत डाक संशोधन विधेयक को रोकने के लिए किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति को अपने किसी भी विचार को रखने के लिए, किसी भी चीज़ को रखने के लिए परामर्श लेने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय से। ठीक है। तो वो किसके तहत? तो आर्टिकल 143 यानी 143 जो है आर्टिकल 143, इसके तहत किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति के द्वारा यह बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किए थे? तो यह तो अभी बताया कि भारत डाक संशोधन विधेयक जो था वर्ष 1986 में इसका प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है? तो संसद द्वारा चलाई जानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है? जैसे जो न्यायिक प्रक्रिया होता है उसमें जो जज होते हैं, ठीक है, वो फैसला सुनाते हैं, और लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में जज नहीं होकर के आयोग के द्वारा या कोई कमेटी जो बना हुआ है आयोग, उसके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो उसके देख रेख कर रहे हैं, उसका जो प्रक्रिया की अगुवाई कर रहे हैं, तो उनके द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें सारे कानूनन तरीके से ही फैसला सुनाया जाता है, तो यह आयोग के द्वारा किया जाता है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया किया जाता है। तो महाभियोग एक चलाने की जो प्रक्रिया है वह कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। इनका भी एक कहानी है कि पहली बार जब ये चुनाव लड़े तो उसमें ये हार गए थे, लेकिन दूसरी बार में फिर ये नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति में से इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन से वराह वेंकट गिरी का संबंध रहा है।
किनका रहा है? ट्रेड यूनियन से। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हुआ था उसका संबंध वराह वेंकटगिरी जो राष्ट्रपति हैं उनका रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के मुख्य जो न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। वे एक बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज के प्रश्न थे। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो में हमने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको दिया है। उसमें अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च पद होता है और मृत्यु दंड देने का अधिकार है, उसे क्षमादान कर सकते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है तो वैसी स्थिति को भी वो माफ़ कर सकते हैं। और 2 बार राष्ट्रपति, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम अवधि तक अगर पूछा जाएगा तो जाकिर हुसैन रहे हैं। ठीक है, तो यह 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या और मोटिवेट करना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद अलग अलग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनसे आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।